स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवर पास्ट 3 से एनसीईआरटी से अध्याय 6 उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसे ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और यूट्यूब वीडियोस के लिंक मिलेंगी। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि औपनिवेशिक शासन काल में किस तरीके का औपनिवेशिक शासन काल का किस तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है शहरों पर। राइट, इससे पहले हमने देखा था दोस्तों कि ग्रामीण इलाकों पर किस तरीके का प्रभाव देखने को मिला था ब्रिटिश पावर का। राइट, बट क्या इसी तरीके का प्रभाव हमें शहरी इलाकों पर भी देखने को मिला था? इस तरीके का क्वेश्चन मार्क हमारे सामने है। शहरों के साथ क्या हुआ था इसी पीरियड में? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की सिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम मदुराई जैसे मंदिर के शहर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जैसे कि ढाका के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसे शहर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बंदरगाह पर स्थित है जैसे कि सूरत, तो दोस्तों इन पर अलग अलग तरह के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इन पर होने वाला प्रभाव बिल्कुल ही अलग है, एक दूसरे से एक दूसरे के जैसा नहीं है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि शहर जिस प्रकार का होगा उसका इतिहास उसी प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। दो अलग अलग शहरों का इतिहास एक जैसा हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर बात करी जा रही है कि मदुराई और ढाका पर इस कॉलोनियल रूल का जो प्रभाव होगा, जो इम्पैक्ट होगा, ये एक जैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो दोस्तों इससे पहले हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांवों का जीवन किस तरह से बदल बदल रहा था और बदल गया था। इसी समय शहरों में क्या कुछ हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि शहर किस तरह के हैं। ये राइट, ये चर्चा इस बात पर डिपेंड करेंगी। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मदुराई जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाहों से बिल्कुल अलग हमें देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम पश्चिमी विश्व की बात करें, वेस्टर्न मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से ही यहाँ पर सिटीज़ इमर्ज होकर आई थी। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, पर्टिकुलरली मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दोस्तों दो शहरों के नाम दिए गए हैं, लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैले, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर हाउसिंग की वजह से, यहाँ पर जॉब की वजह से और यहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिस तरह की सुविधाएं उस समय अवेलेबल थी, उसकी वजह से इन शहरों की ओर आकर्षित हुए थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेज़ी से नहीं विकसित हो रहे थे, तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे, तेज़ी से नहीं फैल रहे थे। इसके पीछे क्या रीज़न है? व्हाई वॉज दिस सो? दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा था? एक तरफ तो ब्रिटेन में वहाँ के शहरों का विकास हो रहा था, शहर फैल रहे थे, बड़े हो रहे थे। राइट, ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट हो रही थी, हम ऐसा कह सकते हैं। उसी पीरियड में, उसी कंटेम्प्रेरी समय में 19वीं सदी में हमारे देश में, भारत में पश्चिमी यूरोप की तरह शहरों का विकास तेजी से क्यों नहीं हो पा रहा था? यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलता है। व्हाई वॉज दिस सो? ऐसा क्यों हो रहा था दोस्तों? तो देखिए, लेट 18 सेंचुरी तक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, आज का कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी। राइट, जहाँ से ब्रिटिशर्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, अपने ब्रिटिश एम्पायर को कंट्रोल करते थे। राइट, इंडिया के डिफरेंट रीजन को कंट्रोल करने का काम करते थे इन सेंटर्स से। और एक तरीके से देखा जाए तो इस समय में 18 सेंचुरी में ये सेंटर अपने आप में इम्पोर्टेंट सेंटर थे। इसी समय में दोस्तों जो दूसरी स्मॉलर सिटीज़ थी, ये सिटीज़ डिक्लाइन हो रही थी। अब ये सिटीज़ क्यों डिक्लाइन हो रही थी? एक तरह अगर देखा जाए, लेट 18 सेंचुरी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास एक तरह से इम्पोर्टेंट शहर थे ब्रिटिशर्स के लिए। और दोस्तों यही से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अलग अलग रीजन को कंट्रोल करने का काम करता था। इसी समय में जो दूसरे छोटे छोटे शहर थे ये डिक्लाइन हो रहे थे। जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे दोस्तों,
यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का रेट गिर रहा था, राइट, ये भी डिक्लाइन हो रहे थे। यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती थी ये भी गिर रही थी, इनकी डिमांड में भी कमी आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? इसके पीछे एक रीज़न ये है कि देखिए, जो पुराने सेंटर थे इन पर इस तरीके का प्रभाव हमें देखने को मिला, बिकॉज दोस्तों ये सरवाइव नहीं कर पाए। इसके पीछे रीज़न ये था कि नए सेंटर डेवलप हो रहे थे। ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर एंड पोर्ट कुड नॉट सर्वाइव when the flow of trade moved to new centers, right? जो ट्रेड था दोस्तों ये यहाँ पर अब नहीं हो रहा था, ये किसी और जगह पे हो रहा था, नए सेंटर पे हो रहा था। इस वजह से जो पुराने सेंटर थे ये डिक्लाइन हो रहे थे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो रीजनल पावर कोलैप्स्ड हुई थी, रीजनल पावर कोलैप्स्ड हुई थी। जो लोकल रूलर थे, राइट, इन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा डिफीट किया गया था, हरा दिया गया था दोस्तों। और नए सेंटर, एक तरीके से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की भागदौड़ या एडमिनिस्ट्रेशन की पर कंट्रोल अब ब्रिटिशर्स का था। तो इस तरीके से देखा जाए तो उन शहरों का इस पर क्या प्रभाव हुआ जो पहले डेवलप थे, पहले सही तरह से ग्रो कर रहे थे, उनका दोस्तों डी अर्बनाइजेशन होते हुए हमें दिखाई देता है। बिकॉज पावर किसी और के हाथ में चली जाती है और चीज़ों की इम्पोर्टेंस बदल जाती है, राइट। उदाहरण के तौर पे मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम, ये शहर इस पीरियड में डी अर्बनाइज्ड हो रहे थे ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के शुरुआत में अगर हम देखें दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 11% इंडियंस ये सिटीज़ में रहते थे। ये भी यहाँ पर एक बात है जिसे नोट करने की आवश्यकता है कि 19वीं सदी के शुरुआत में देखा जाए तो भारत में जो रहने वाली आबादी थी, इस आबादी का सिर्फ और सिर्फ 11% शहरों में रहता था, राइट, 11% शहरों में रहता था। द हिस्टोरिक imperial city of Delhi became the dusty provincial town in 19th century before it was rebuilt as the capital of British and after 1912। देखा जाए दोस्तों तो दिल्ली की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, ओके, बट दिल्ली की हालत में सुधार होता है। दिल्ली पर एक तरीके से ब्रिटिशर्स का ध्यान आकर्षित होता है, फोकस ये दिल्ली पर करते हैं 1911 से और 1912 से दोस्तों दिल्ली को रीबिल्ड करने का काम किया जाता है ब्रिटिशर्स की ओर से। तो देखा जाए तो इस स्लाइड पर हमारे सामने क्या कुछ चीज़ें बताई गई है। ये स्लाइड हमें बताती है दोस्तों कि 18वीं सदी के आखिर तक कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, आई मीन कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ये प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहे थे और इनका महत्व इंक्रीज हो रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय एट द सेम टाइम बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ रहे थे, कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसीलिए पिछड़ने लगे, बिकॉज वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग अब डिक्लाइन हो रही थी, उनकी मांग में ड्रॉप आया था, राइट। इस वजह से जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहले वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए, पुराने केंद्र भी पहले जैसे नहीं रहे, राइट, ये भी डिक्लाइन हो गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विश्वीकरण कहा जाता है, शहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम जैसे शहर 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा डी अर्बनाइज्ड हो चुके थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल केवल 11%, ओनली 11% लोग शहरों में रहते थे, राइट। कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये जो ऐतिहासिक शहर था दिल्ली 19वीं सदी में एक डस्टी प्रोविंशियल टाउन, धूल भरा कस्बा बनकर रह गया था। परंतु क्या होता है कि 1911 में ब्रिटिश अपनी राजधानी के रूप में इसे फिर से बनाते हैं। पहले इनकी राजधानी कलकत्ता होती थी, उस समय का कोलकाता, राइट, उस समय का कलकत्ता, आज का कोलकाता, ओके। तो दोस्तों इसी तरीके से चीज़ें दिल्ली में बदलना शुरू होती है 1912 से। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बदली। आगे चलते हैं फिर। हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्लीज, नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी? इनका कहने का यहाँ पर क्या अर्थ है? यू नो दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आपको पता है कि आज वर्तमान भारत में, मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में दिल्ली इसकी राजधानी है, आधुनिक भारत की राजधानी है। डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज़ बीन अ कैपिटल फॉर देन 1000 ईयर
years, although with the same gap, right, with the some gaps. तो दोस्तों समय समय पे 1000 साल पहले ये शहर कैपिटल के रूप में रहा है, इसमें कुछ गैप भी हमें देखने को मिलता है. As many as 14 capital cities were founded in a small area about 60 square miles on the left of the बैंक रिवर जमुना. तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर यहाँ पे बसाई गई थी, राइट, रिवर यमुना के बैंक पर. ओके, द रिमेन ऑफ द ऑल अदर कैपिटल्स मे बी सीन ऑन अ विजिट टू द मॉडर्न सिटी ऑफ द स्टेट दिल्ली. और दोस्तों देखा जाए तो आधुनिक जो मॉडर्न सिटी थी, आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं. इन सारी राजधानियों के अवशेष हमें देखने को मिल सकते हैं. इनमें 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण है, राइट. इनमें ये शहर सबसे महत्वपूर्ण है. इन सारी राजधानियों में से दोस्तों सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बनाई थी, राइट. सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बनाई थी. ये शाहजहानाबाद की स्थापना की गई थी 1639 में. ओके, 1639 में इसकी शुरुआत हो गई थी. ओके, इसके भीतर एक किला, महल और बगल में सटा एक शहर था. तो यहाँ पर दोस्तों एक फोर्ट था, एक पैलेस था और इसके साथ ही एक बगल में सटा एक शहर था. लाल किला और द रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड स्टोन कंटेन्ड द पैलेस कॉम्प्लेक्स. ओके, लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था. इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजे वाला पुराना शहर था. चांदनी चौक और फैज बाजार. ओके, चांदनी चौक दोस्तों और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी. चांदनी चौक के बीचों बीच नहर भी थी. ओके, घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक है. उस समय पूरे शहर में से सबसे ये मस्जिद सबसे ऊंचे स्थान पे बनाई गई थी, मतलब इस मस्जिद से ऊंचा स्थान नहीं था. ओके, शाहजहां के समय में दोस्तों, ड्यूरिंग द शाहजहां टाइम, शाहजहां के समय में दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी. यहाँ दरगाह, खानागाह और ईदगाह, राइट, दरगाह, खानगाह और ईदगाह थी. बड़े बड़े चौराहे थे, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और खामोश कुल दे सेक और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को अपना एक तरीके से नाज था. ओके, कुल दे सेक्स, इस पर दिल्ली वालों को दोस्तों नाज था. अपना एक प्राइड के रूप में इसे दिल्ली देखा करती थी. शायद इसीलिए मीर तकी मीर ने एक बार मतलब कहा है कि द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर नॉट द मेयर स्ट्रीट, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ पेंटर. दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं. ऐसा मीर तकी मीर ने कहा था अबाउट द दिल्ली रोड. ओके, देयर वेयर शार्प डिवीजन बिटवीन द रिच एंड पुअर. लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक तरीके का शार्प डिवीजन देखने को मिलता है. अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत ही गहरा था, लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था. ओके, इसमें ऐशो आराम सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में ही आया करता था. ये एक आदर्श आइडियल शहर के रूप में उस समय पर भी नहीं था. हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान यहाँ पर हुआ करते थे. हवेलियों के बीच गरीबों के दोस्तों असंख्य कच्चे मकान यहाँ पर हुआ करते थे. शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों का मनोरंजन के साधन के रूप में थी. त्योहार और जलसे जुलूसों में जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे. ये बात भी यहाँ पर नोट करने जैसी है. अब किस तरह से दिल्ली को फिर से निर्माण किया गया, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का निर्माण. तो दोस्तों देखिए, 1803 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली का कंट्रोल अपने हाथों में लिया. इन्होंने यहाँ पे मराठास को डिफीट किया. इसके बाद देखिए, उस समय इनकी जो कैपिटल थी दोस्तों ये कलकत्ता थी. ओके, और जो मुगल एम्पायर था, इसे एक तरीके से जो जिस पैलेस में ये पहले रहता था, जो कि रेड फोर्ट का था, वहाँ पर ही इसे रहने की परमिशन दे दी गई थी. द मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911 when Delhi became the capital of British India.
आज जिस मॉडर्न आधुनिक दिल्ली को हम जानते हैं, दिल्ली शहर को हम देखते हैं, ये 1911 में ही दोस्तों 1911 में ही बनाया गया है। इसका निर्मित की शुरुआत 1911 में हुई थी। तो देखा जाए तो 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। क्योंकि ब्रिटिशर की राजधानी दोस्तों कलकत्ता थी, इसीलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिल गई थी। आज हम जिस आधुनिक दिल्ली को देखते हैं, जिस आधुनिक शहर को देखते हैं, ये शहर 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब ब्रिटिशर्स ने अपनी राजधानी को यहाँ पर लाने का डिसीजन लिया। राइट, ब्रिटिशर डिसाइड करते हैं कि वे अपनी राजधानी यहाँ पर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिमोलिशिंग अ पास्ट, अतीत का ध्वंस। बिफोर 1857 से पहले जो विकास हो रहा था दोस्तों, डेवलपमेंट इन दिल्ली वेयर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अदर कॉलोनियल सिटीज। इन मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता द लिविंग स्पेसेस ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स वेयर शार्पली सेपरेटेड। तो एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरीके से चीज़ें बदल रही थी बिफोर 1857 और यहाँ पे हो रहे बदलाव, और मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे जैसे शहरों में हो रहे बदलाव, इनमें हमें फ़र्क देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें शार्प डिवीज़न देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के और इंडियंस के बीच में। यहाँ पर एक बात यहाँ पे कही जा रही है दोस्तों कि 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे उपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की बस्तियाँ अलग अलग थी और अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज़ लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। इंडियंस दोस्तों यहाँ पर जिस एरिया में रहते थे ये ब्लैक एरियाज थे, और ब्रिटिशर्स जिस एरिया में रहते थे ये एक तरीके से वेल लेआउट एरियाज थे। राइट, दिल्ली में ऐसा नहीं था। ख़ास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज़ भी पुराने शहर के भीतर ही अमीर हिंदुस्तानियों के साथ रहा करते थे। तो दोस्तों दिल्ली में इस तरीके का डिवीज़न हमें उस समय नहीं देखने को मिलता था। 1857 के पहले की बात की जा रही है। वे भी उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत व शायरी का मज़ा लिया करते थे। आधुनिक त्योहारों में हिस्सेदारी भी करा करते थे, हिस्सेदार भी हुआ करते थे। लोकल फेस्टिवल में दोस्तों पार्ट्स भी लिया करते थे। तो दिल्ली में इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। बट दिल्ली के बाहर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों के बीच में एक डिवीजन था, एक सेपरेशन था, दोनों अलग अलग रहते थे। राइट, अब इसके पीछे रीजन ये भी हो सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली पर जिस तरीके का कंट्रोल ब्रिटिशर्स का होना चाहिए था वैसा शुरू में नहीं था। सबसे पहले इन्होंने अपना अपना कंट्रोल बंगाल में स्टैब्लिश किया, और दोस्तों इस वजह से ही बंगाल मतलब अर्थात कलकत्ता, मद्रास और उसके बाद जो बम्बई था जिसे हम मुंबई कहते हैं आज, इन एरियाज़ पे इनका कंट्रोल ज़्यादा था और वहाँ पे इस तरीके का डिवीज़न हमें देखने को मिलता था। ओके, दिल्ली में ऐसा नहीं था। दिल्ली में दूसरे अमीर लोगों के साथ ब्रिटिशर्स भी रहते थे और उनके साथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट भी किया करते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। मतलब ऐसा कोई बड़ा डिवीज़न हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है जैसा दूसरी जगहों पे उस समय हुआ करता था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज इन 1792 लीड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लोरिंग इन द साइंस एज वेल एज द ह्यूमैनिटीज़, लार्जली इन उर्दू लैंग्वेज। क्या होता है, 1792 में यहाँ पर दिल्ली कॉलेज की स्थापना की जाती है। इससे दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल थे, राइट, इंटेलेक्चुअल जो थे जैसे कि साइंस और ह्यूमैनिटीज़, साइंटिफिक चीज़ों में विश्वास रखने वाले लोग, एजुकेशन के साथ इनकी संख्या दिल्ली में बढ़ती गई और पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें यहाँ पर उर्दू भाषा में चल रही थी, उर्दू लैंग्वेजेस में हो रही थी। बट 1857 के बाद दोस्तों चीज़ें बदलती है। 1830 से लेकर 1857 ये जो अवधि है इसे पुनर्जागरण या रेनेसां के रूप में देखा जाता है। तो अगर हम देखें तो 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। ओके, यहाँ पर दोस्तों 1792 दिखाया जा रहा है। आई चेक इट। जी हाँ, यही डेट यहाँ पर करेक्ट है। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1792 में ही हुई थी, 1792 में ही हुई थी। दिस इज़ करेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो हिंदी की जो बुक है यहाँ पर एक मिस्टेक इन लोगों के द्वारा हो गई है, ये 1824 इसे दिखा रहा है। राइट, तो हमने इसे करेक्ट कर लिया है। यही यहाँ पर जो दिखाया गया है यही सही है। अब देखिए दिल्ली कॉलेज की स्थापना होने से क्या क्या असर इसका देखने को मिलता है। इस संस्था की वजह से दोस्तों विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए
नए युग की शुरुआत होती है। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 के टाइम पीरियड को एक रेनेसां के रूप में देखते हैं दिल्ली के। बट 1857 के बाद चीज़ें दोस्तों बदलती है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। उस साल जो विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोह के नियंत्रण में रही। राइट। जब अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। दोस्तों 4 महीने तक दिल्ली जो विद्रोही होते हैं इनके कंट्रोल में रहती है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता बनाया जाता है। एक तरीके से यही अब इसे लीड करेंगे, इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। और दोस्तों जब ब्रिटिशर्स वापस इस शहर को अपने कंट्रोल में लेते हैं तो इस शहर के प्रति उनकी जो भूमिका होती है ये बदल जाती है। वे लूटपाट पर निकल पड़ते हैं। लूटपाट के काम, रिवेंज और बदले की भावना से यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। प्रसिद्ध शायर गालिब लिखते हैं दोस्तों, इस इवेंट को उन्होंने देखा था आई थिंक, तो इसके बारे में वो लिखते हैं कि व्हेन द एंग्री लायन एंटर्ड द टाउन they killed the helpless and burned houses. Hordes of men and women, commoners and noblemen, poured out of Delhi from the three gates and took shelter in a small communities and tomb outside the city. यहाँ पर गालिब क्या लिखते हैं? गालिब इस 1857 की स्थिति का किस तरह से वर्णन करते हैं? वे कहते हैं कि जब गुस्साए शेर, यहाँ पर शेर ब्रिटिशर्स को ये कह रहे हैं, जब गुस्साए शहर शहर में दाखिल हुए जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घरों को जला डाला। न जाने कितने औरतें, मर्द, आम और ख़ास 3 दरवाज़ों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे-छोटे समुदायों तथा शहरों के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावत को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को देश से निकाल दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, राइट, जो कि आप अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, यहाँ वहाँ भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया गया, कई महल गिरा दिए गए, बागों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरक्स बना दिए गए। राइट। तो इस तरीके की चीज़ें 1857 के बाद होती है दिल्ली में। दिल्ली का जो बादशाह थे, मुगल एम्परर, इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है और इन्हें रंगून भेज दिया जाता है बर्मा में। ओके, जो आज की डेट में जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट मुगल पास्ट। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह से भुला देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि दिल्ली मुगल अतीत को याद रखे। ओके। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया, वहाँ के बाग, मैदान, मस्जिदें नष्ट कर दी गई। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। राइट। यहाँ पर एक बात कही गई है दोस्तों कि इस स्थिति में अंग्रेजों ने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे। ख़ास तौर पे मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया जाता था या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक बात कही गई है दोस्तों कि जीनत मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू बेकरी। जीनत मस्जिद को बेकरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। नो वर्शिप वॉज अलाउड इन जामा मस्जिद फॉर 5 ईयर। और दोस्तों तकरीबन 5 साल तक किसी को भी जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का एक तिहाई हिस्सा ढहा दिया गया। नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर बदला गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स मुगलों के अतीत को दिल्ली में उस समय नहीं रहने देना चाहते थे। बिकॉज 1857 में जिस तरीके का विद्रोह हुआ था दोस्तों, इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने जो स्टेप लिया था, इससे कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। राइट। इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है और इसका ही एक तरीके से हमें ये रिजल्ट या ये रिएक्शन देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स की ओर से। 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डिमोलिश्ड एंड कैनल्स वेयर फिल्ड अप इन 1870। 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को भी तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइंस इलाके में रहने लगे। अब दोस्तों ब्रिटिशर्स जो उत्तर की ओर विकसित इलाका था, सिविल लाइंस इलाका, इस इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया।
जो दिल्ली कॉलेज था दोस्तों, इसे एक स्कूल में टर्न कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया और 1877 में इसे बंद कर दिया गया। तो इस तरीके के इवेंट हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमने देखी। यहाँ पर बात की जा रही है डिमोलिशिंग पास्ट के बारे में। यहाँ पर ये हमें बताते हैं कि 1857 से पहले दिल्ली और जो दूसरे सिटीज़ जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके की स्थिति थी ब्रिटिशर्स के और हिंदुस्तानियों के बीच में, वैसी स्थिति उस तरह से ये दिल्ली में नहीं रहते थे। दिल्ली में अलग तरह से रहते थे। दिल्ली में ब्रिटिशर्स अमीर हिंदुस्तानी जहाँ रहते थे उन्हीं के साथ रहते थे, उनके साथ डिफरेंट फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे, सेलिब्रेट करते थे और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है इनमें भी दोस्तों ये शामिल हुआ करते थे। जो बाहर डिवीज़न था मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में ब्रिटिशर्स और हिंदुस्तानियों के बीच में, ऐसा यहाँ पर नहीं था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1792 में हुई थी दोस्तों, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना होने की वजह से जो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस था इस एरिया का बढ़ गया। लोग एजुकेट होने लगे। साइंस और ह्यूमैनिटीज़, मानव शास्त्र और विज्ञान, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, पर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव होता है, उस नज़र से लोगों की ग्रोथ होने लगी और ज़्यादातर कामकाज उर्दू लैंग्वेज में होने लगा। राइट। तो 1830 से 1857 के पीरियड को दिल्ली में रेनेसा के रूप में भी देखा जाता है। 1857 ने पूरी स्थिति को बदल दिया। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था दोस्तों, इस रिवॉल्ट में जो रेबेल्स थे, जो विद्रोही थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को उनका लीडर, उस रिवॉल्ट का लीडर डिक्लेयर किया था और बहादुर शाह जफर उस रिवॉल्ट के लीडर बन गए थे। विद्रोहियों के कंट्रोल में दिल्ली शहर 4 महीने तक रहता है। 4 महीने के अपने कंट्रोल के बाद ब्रिटिशर्स जब दिल्ली पर फिर से अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं दोस्तों, तो ये एक रिवेंज और प्लंडर के रूप में दिल्ली को देखते हैं। दिल्ली से बदला लेते हैं, दिल्ली में लूटपाट करते हैं। इस स्थिति को एक प्रसिद्ध शायर, फेमस शायर गालिब, इस इवेंट के जो इस इवेंट के विटनेस थे, गालिब कहते हैं दोस्तों कि जो एंग्री, जो गुस्साए शेर थे, ये शहर में आ गए, टाउन में आ गए। इन्होंने हेल्पलेस को हेल्पलेस को किल किया, घरों को जलाया। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या गरीब, क्या अमीर, सबको ही दिल्ली के जो 3 गेट्स थे यहाँ से भागना पड़ा। और दिल्ली के बाहर दोस्तों जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी, कस्बे थे, वहाँ पर शरण लेनी पड़ी। दरगाहों में, टॉम्स में जाकर रहना पड़ा, मकबरों में जाकर रहना पड़ा। ओके। तो इस तरीके से हमें स्थिति देखने को मिलती है 1857 के बाद। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, फिर से मुग़ल बादशाह के नाम से, मुग़ल बादशाह के वजह से कोई ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो जाए, इसीलिए बहादुर शाह जफ़र को मारा नहीं जाता है, बिकॉज ये मुग़ल एम्परर के रूप में था उस वक्त। बहादुर शाह जफ़र को बर्मा भेज दिया जाता है, जो कि आज म्यांमार के रूप से जाना जाता है। राइट। उनके कोर्ट को डिसमेंटल कर दिया जाता है, जो जिन इलाकों में वो रहते थे उसे तबाह कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। कुछ टाउन को बंद कर दिया जाता है, गार्डन्स को बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों जो ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स के जो बैरक होते हैं, ये यहाँ पर बनाए जाते हैं। ओके। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि दिल्ली मुग़ल पास्ट को पूरी तरीके से भूल जाए, मुग़ल अतीत को पूरी तरीके से भूल जाए। और ये करने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, उस वैसे कदम ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर उठाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो कि मस्जिदों को तोड़ा गया। यहाँ पे 2 मस्जिदों का नाम बताया गया है। एक ज़ीनत मस्जिद, जिसे बेकरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, और जामा मस्जिद में दोस्तों 5 सालों तक किसी भी तरह की वर्शिप नहीं करने दी गई थी। एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली का जो 1/3 इलाका था, इसे डिमोलिश कर दिया गया था। वहाँ के कैनल भी अब नहीं नहीं बचे थे। और 1780 में क्या होता है, जो वेस्टर्न वॉल होती है शाहजहानाबाद की, इसे भी ब्रेक कर दिया जाता है दोस्तों। और एक तरीके से देखा जाए तो अब ब्रिटिशर्स यहाँ से सिविल लाइन की ओर चले जाते हैं और सिविल लाइन में अपने रहना शुरू करते हैं। जो दिल्ली कॉलेज यहाँ पर 1792 में बनाया गया था, जिस वजह से एक तरीके से देखा जाए तो जो इंटेलेक्चुअल लेवल थे यहाँ के लोगों की, ये बेहतर थी, बिकॉज एजुकेटेड लोग थे। इसे भी स्कूल बना दिया जाता है और स्कूल के बाद इसे 1877 में आखिरकार बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। ओके। तो हमने इसे एक बार फिर से रिवाइज भी कर लिया। अब हम बात करते हैं द प्लानिंग ऑफ अ न्यू कैपिटल, एक नई राजधानी की योजना। अब देखिए ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से अवेयर हो चुके थे कि दिल्ली का अपना एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। और ये सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस के बारे में इन्हें कब पता चला, कब रियलाइजेशन हुआ, इनकी आंखें कब खुली, जब 1857 का ये रिवॉल्ट हुआ था। राइट। और दोस्तों इसी वजह से क्या होता है कि 1877 में वाइसरॉय लिटन एक दरबार को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस दरबार का
एम क्या था, क्यों इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कि जो क्वीन विक्टोरिया है इसे भारत की क्वीन, भारत की रानी डिक्लेयर किया जा सके। अब देखिए, इस समय तक हमें एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि ब्रिटिशर्स की जो राजधानी थी ये कलकत्ता थी, इनकी कैपिटल कलकत्ता थी ब्रिटिश इंडिया की। ओके, बट ये जो दरबार लगा था दोस्तों, ये जो दरबार का आयोजन किया गया था ये दिल्ली में हो रहा था। अभी इस तरीके से ये क्यों कर रहे थे? बिकॉज रिवॉल्ट के समय ब्रिटिशर्स को इस बात का अंदाज़ा हुआ था, रियलाइजेशन हुआ था कि मुगल एम्परर का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए उनके लीडर के रूप में, वो दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली से आता है। ओके, it was therefore important to celebrate British power with pomps and shown in the city of the Mughal emperor had earlier ruled and the place which had turned into a rebel stronghold in 1857। तो इस तरीके से स्थितियाँ यहाँ पे बदल रही थी। ब्रिटिश पावर का सेलिब्रेशन दिल्ली में किया जा रहा था, जहाँ पर एक समय मुगल बादशाह रहा करता था, जिसे लोग एक अपना अलग इम्पोर्टेंस दिया करते थे। और यहाँ यहाँ से ही 1857 का जो रिवॉल्ट था इसने एक तरीके से स्पीड पकड़ी थी। ओके, अब 1911 में क्या होता है, जो किंग जॉर्ज 5 है दोस्तों, किंग जॉर्ज 5 ये क्राउन पे आते हैं इंग्लैंड में, और इसके लिए एक दरबार को आयोजित किया जाता है दिल्ली में इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि अब ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल होंगी ये कैपिटल कलकत्ता से अब कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दी जाएंगी। ओके, और ये अनाउंसमेंट कब हुई दोस्तों? ये अनाउंसमेंट इसी दरबार में हुई। इस दरबार का आयोजन क्यों किया गया था? 1911 में इस दरबार का आयोजन किया गया था बिकॉज जो किंग जॉर्ज 5 थे, ये क्राउन, मतलब इन्हें किंग डिक्लेयर किया गया था, इन्हें क्राउन किया गया था इस समय में, और इसका सेलिब्रेशन किया गया था। और इसके सेलिब्रेशन के समय ये डिसीजन लिया गया था कि अब ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कलकत्ता नहीं रहेंगी, इसे अब शिफ्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दिल्ली में। तो इसी हिसाब से दोस्तों न्यू दिल्ली को अब कंस्ट्रक्ट भी किया जाने लगा। न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रायसेना हिल साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटीज। टू आर्किटेक्ट, यहाँ पर दो आर्किटेक्ट थे, एक का नाम था एडवर्ड ल्यूटियंस और दूसरे का नाम था हर्बर्ट बेकर, वेयर कॉल्ड ऑन टू डिज़ाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग। इन्हें बुलाया गया, इन दो आर्किटेक्ट को, और दोस्तों इन्हें काम दिया गया कि आप नई दिल्ली को डिज़ाइन कीजिए और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनेंगी इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कीजिए गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए। किंग्स वे, जिसे हम आज राजपथ के नाम से जानते हैं, दैट लीड टू द वाइस रॉयस पैलेस। अब वाइस रॉय पैलेस को आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, विद द सेक्रेटरीट बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द एवेन्यू। ओके, द फीचर ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग वॉज बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियाज एम्पेरिकल हिस्ट्री। अब देखिए, इस बिल्डिंग का निर्माण करते समय जिस तरीके की यहाँ पे आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, ये आर्किटेक्चर दोस्तों अलग अलग समय से लिया गया है, अलग अलग समय के अलग अलग ऐतिहासिक समय का प्रभाव इस पर हमें देखने को मिलता है। बट ओवरऑल अगर इसका हम लुक देखें तो ये ग्रीस में जो 5th सेंचुरी में जिस तरीके की इमारतें हुआ करती थी इस तरीके का देखने को मिलता है। दोस्तों बुद्धिस्ट स्तूपा जो कि सांची में है, राइट, इसके इसे भी कॉपी किया गया है इस इमारत के लिए, और इसकी झलक हमें इस इमारत में देखने को मिलती है। बट द न्यू बिल्डिंग हैड टू असर्ट ब्रिटिश इंपॉर्टेंस। बट ये सब चीज़ें तो ये लोग कर रहे थे, बट जो नई बिल्डिंग बनने वाली थी इस बिल्डिंग का अपना ब्रिटिश इंपॉर्टेंस भी था, और इसे भी इन्हें इस चीज़ में दिखाना था दोस्तों। दैट इज़ वाई द आर्किटेक्ट मेड श्योर दैट वाइस रॉयस पैलेस वॉज हायर दैन शाहजहां जामा मस्जिद। हमने इससे पहले इसी वीडियो में देखा है कि शाहजहां ने जो जामा मस्जिद का निर्माण किया था, जामा मस्जिद से ऊंचा कोई, मतलब जामा मस्जिद जितना ऊंचा उस समय कोई और दूसरी चीज़ दिल्ली में नहीं एग्जिस्ट किया करती थी, जब हम इमारतों के बारे में बात करें तो। बट दोस्तों जब ये अपने कैपिटल के वाइसरॉय के पैलेस को डिज़ाइन कर रहे थे, बना रहे थे, उस समय इसे डिज़ाइन करते समय जो एम्पेरिकल हिस्ट्री है, इसमें जो अलग अलग चीज़ों, अलग अलग इसका जो इतिहास है, राइट, इसकी झलक भी इसमें दिखने वाली थी। मेनली ओवरऑल इसकी जो डिज़ाइन थी ये क्लासिकल ग्रीस से ली गई थी। बट दोस्तों मेनली यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया कि ब्रिटिश इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए ये वाइसरॉय का जो पैलेस होगा ये शाहजहाँ की जामा मस्जिद से ऊंचा होगा, हाइट पर होगा। और इसमें दोस्तों बुद्धिस्ट स्तूपा जो कि सांची से लिया गया है, इसकी झलक भी हमें देखने को मिलती है। हाउ वॉज दिस टू बी डन? अब ये किस तरह से किया गया? न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 ईयर टू बिल्ड। भैया न्यू दिल्ली को तकरीबन 20 साल लगे बनने के लिए।
अब ये जो आइडिया था जिसके तहत नया शहर बनाया जा रहा था दोस्तों, ये कॉन्ट्रास्ट था शाहजहानाबाद के। देयर वेयर टू बी नो क्राउन मोहल्लास, नो मेजेस और नैरो लाइन्स। शाहजहानाबाद में जिस तरीके से शाहजहानाबाद का डिज़ाइन था उसके अगेंस्ट, उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हमें नई दिल्ली का डिज़ाइन देखने को मिलता है। नई दिल्ली में दोस्तों ब्रॉड और स्ट्रेट स्ट्रीट थी, सीधे और बड़े रास्ते थे, लाइन में बड़े बड़े मैंशंस थे। ओके, और देखा जाए तो काफ़ी कम लोग रह सके इस रहते थे इतने बड़े इलाके पे। इस बात को भी यहाँ पर कंसिडर किया गया था, बिकॉज जिस तरीके की हमें दूरियां देखने को मिलती है, जिस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलता है, इससे तो एक बात साफ थी कि एरिया तो ज़्यादा कवर किया जाएगा बट लोग इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। इससे ये बात भी हमें समझनी होगी कि ब्रिटिशर्स ने ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही बनाया था। इन न्यू दिल्ली देयर वेयर टू बी ब्रॉड स्ट्रीट लाइन विथ sprawling mansions set in the middle of large compound. The architect wanted New Delhi to represent the sense of law and order in contrast of the chaos of old Delhi. ओल्ड दिल्ली का जो chaos था दोस्तों, ओल्ड दिल्ली में जिस तरीके से चीज़ें थी उसके अगेंस्ट एक लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन दिखे। ओके, एक स्टैंडर्ड ये शहर बने, इस तरीके का ध्यान रखा गया था आर्किटेक्ट की ओर से। The new city also had to be clean and healthy space. The British saw overcrowded space as unhygienic and unhealthy, the source of disease. देखिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया कि स्पेस का भी काफ़ी ध्यान रखा गया। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ज़्यादा एरिया में अब कम लोग रहने वाले थे। जो एरिया था ये क्लीन था और स्पेस अच्छा था। अब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे दोस्तों कि एरिया क्लीन रहे, स्पेस अगर ज़्यादा रहे तो इससे हेल्थ पे जो बुरी चीज़ों का असर नहीं हो पाता है, राइट। अनहाइजीनिक और अनहेल्दी कंडीशन से क्या होता है, डिसीज क्रिएट होते हैं, जल्दी बीमारियां आती है। दिस मीन दैट न्यू दिल्ली हैड टू बी बेटर वाटर सप्लाई। अब इसका अर्थ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है बुक में कि नई दिल्ली को एक अच्छा वाटर सप्लाई था, एक अच्छा सीवेज डिस्पोजल था, एक अच्छी ड्रेनेज फैसिलिटीज़ थी एज कम्पेयर टू दी ओल्ड सिटी। पुराने शहर से अगर इसकी तुलना की जाए, और पुराने शहर से इसकी तुलना तो की जाएंगी ही। इट हैड टू बी ग्रीन with trees and park ensuring fresh air and adequate oxygen supply। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये हरा भरा था, यहाँ पर ट्रीज थे, पार्क्स थे, और इस बात का ध्यान रखा गया था कि अच्छा और फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई ब्रिटिशर्स को मिलता रहे। ओके, तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट में क्या देखा कि नई राजधानी की योजना। अब नई राजधानी की योजना में काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे बट जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हमने किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है, पूरी के पूरी बुक को एज इट इज़ पीपीटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। कहीं कुछ छोटे मोटे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि होने भी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, ये है विभाजन के समय का जीवन, राइट। विभाजन के समय का जीवन, लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। देखिए दोस्तों 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई थी। भारत के विभाजन से दोनों ही तरफ आबादी का विस्थापन बड़ी मात्रा में हुआ था, राइट, बड़ी तादाद में हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। तो इस तरीके का प्रभाव दिल्ली पर इस पार्टीशन का होता है। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूट कर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थी ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जों के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति को बेचने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिसमें लगभग 44,000 मकान खाली हो गए थे। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतज़ार में काम चलाओ शिविरों में रहने लगे। पार्टीशन का इस तरह का प्रभाव दिल्ली पे हो रहा था दोस्तों। एक तरह से देखा जाए तो उस समय दिल्ली शरणार्थियों का ही शहर बन गई थी। दिल्ली की आबादी लगभग 5 लाख की वृद्धि दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई थी, राइट। इसमें 5 लाख लोग ऐड हो गए थे, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ज़्यादा ही थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से ही आए थे। वे शिविरों में, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ लोग खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका, मतलब उनमें से कुछ लोग देखिए दोस्तों खाली पड़े मकानों पर
उन्हें कब्जे का मौका भी मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में भी रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय पर बसी थी। तो आज दिल्ली में लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी जो बस्तियां देखने को मिलती है, ये बस्तियां इसी टाइम पीरियड में बसी थी। दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेजेस भी खुल गए। The skill and occupation of the refugees were quite different from those who people they replaced. दिल्ली में पहले जो लोग रहा करते थे, उनकी जो स्किल और ऑक्यूपेशन थी, अब उनके स्किल और ऑक्यूपेशन से यहाँ पर जो नए लोग रहने को आए थे, इनका स्किल ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही अलग अलग था। तो जो लोग यहाँ से गए थे और उनके बदले जो लोग यहाँ पर रह रहे थे एज ए शरणार्थी के रूप में दोस्तों, इनके काम धंधे तो अलग थे ही। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारागिर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, ट्रेडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और उनके व्यवसाय दोनों ही बदल दिए थे। फेरी वाले, पटरी वाले, बढ़ई और लोहार के तौर पे उन्हें नए रोजगार अपनाने पड़े। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसाय में काफ़ी सफल भी रहे थे। राइट, द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल माइलियो ऑफ दिल्ली। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह से बदल दिया। भोजन, पहनावे, कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। तो दोस्तों, जो अर्बन कल्चर पहले लार्जली उर्दू पर बेस्ड था, अब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ का टेस्ट बदलने लगा, यहाँ का फूड बदला, यहाँ की ड्रेस हैबिट बदली, यहाँ का आर्ट बदला। ओके, टेस्ट और सेंसिबिलिटीज़ में भी चेंज हमें देखने को मिला। इनसाइड द ओल्ड सिटी मीनवाइल व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड सिटी दैट हैड बीन शाहजहानाबाद। यहाँ पर अब शाहजहानाबाद की भी बात करते हैं कि पुराने शहर के भीतर, इसी बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ, इसका क्या हाल था। अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था शाहजहानाबाद में दोस्तों, बल्कि दूसरे घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। इस तरीके की स्थिति थी। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज कर दिया गया। कुओं, जिसे हम बाउडीज भी कहते हैं, राइट, बाउडी, और हमारे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ उसे बाउडी ही कहा जाता है ज़्यादातर। कुओं और बावड़ियों की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे का निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थी। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार इंक्रीज हो रही थी। राइट, शहर की आबादी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी, पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी। The broken down canal could not serve the need of the rapidly increasing the population। अब देखिए, जो टूटी फूटी नहरें थी, ये तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को किस तरह से पूरी कर सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। तो ये जो न्यू प्रणाली इन लोगों के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, इस पे भी ओवरबर्डन हमें जल्द ही देखने को मिला। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। तो देखा जाए दोस्तों, तो उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। राइट, तो अब जिस तरीके से शहर की रचना बदली थी, पहले शहर में जिस तरह की व्यवस्था थी उसके विपरीत दूसरी व्यवस्था अपनाई गई, जो कि पूरी तरीके से सफल उस समय नहीं होती हुई दिखाई दी। अब हम बात करते हैं दोस्तों द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज। आपने वो हवेली के बारे में वो शब्द तो सुना होगा, चलिए उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम सीधा हमारे टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ हवेलीज की। तो देखिए, 17वीं और 18वीं सेंचुरीज में ग्रैंड मैंशंस को हवेलीज कहा जाता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसा कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती है। ये चार दीवारियों से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थी।
एक तरीके से देखा जाए तो ये जो मैंशंस थे दोस्तों, या ये वेल कंपाउंड थे, यहाँ पर हमें फाउंटेन्स देखने को मिलते थे। और मैप की अगर माने तो 100 से ज़्यादा ऐसी हवेलियाँ दिल्ली में थी। अ हवेली हाउस्ड मैनी फैमिलीज। तो दोस्तों ये जो हवेली थी, एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे, जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरे का कई कामों में इस्तेमाल किया जाता था। उनमें फर्नीचर ज़्यादा नहीं होता था, राइट। उनमें दोस्तों जो फर्नीचर्स होता था ये ज़्यादा नहीं होता था। देयर इज़ अ लिटिल फर्नीचर इवन इन द मिड 19th सेंचुरी। अगर हम 19वीं शताब्दी के मध्य तक का समय देखें तो कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थी। यहाँ पर एक नाम है कमर अल दीन खान, इनकी हवेली में दोस्तों कई इमारतें थी। उनमें गाड़ीवानों, तंबू लगाने वाले, डेरवाल, मशालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतज़ाम था। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों का रहने का इंतज़ाम इन्हीं हवेलियों में होता था बिकॉज एक हवेली के माध्यम से हम ये बात कह सकते हैं, राइट, की दूसरी हवेलियाँ भी ऐसी ही रहती होंगी। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशाल इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियाँ बंटने लगी, इनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहाँ दुकानें या गोदाम बन गए। कुछ हवेलियाँ नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गई। बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गई। बहुत सारी हवेलियाँ दोस्तों उपयोग में न होने के कारण ये बेकार हो गई, ये यूज़फुल नहीं नहीं रही। द कॉलोनियल बंगलो वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हवेलीज। अब यहाँ पर जो कॉलोनियल बंगले थे दोस्तों, ये हवेली से बिल्कुल ही अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के लिए ये बंगले बनाए गए थे। इसीलिए उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी, राइट। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो उसमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी। इट हैज़ सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम एंड बेडरूम्स एंड अ वाइड वरांडा रनिंग इन फ्रंट समटाइम 3 साइड्स। ओके। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ में दोस्तों बने हुए होते थे। इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे होते थे। ये कमरे अलग अलग रहते थे। अलग हिस्सों में एक लंबा लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदे बनाए जाते थे। अस्पताल रसोई घर, घोड़ों के रहने की जगह और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों और या अन्य कारीगरों पर नज़र रखने के लिए बरामदे में बैठती थी। तो देखा जाए दोस्तों तो घर की जो औरतें थी ये अक्सर टेलर्स पे या जो दूसरे ट्रेड्समैन आते थे इन पे नज़र रखने के लिए बरामदे में, वरांडाज में बैठती थी। अब यहाँ पर बात करते हैं द म्यूनसिपलिटीज़ बिगिंस टू प्लान। अब नगर पालिका योजना बनाती है। नगर पालिका दोस्तों योजना बनाती है। किस तरीके से नगर पालिका यहाँ पर काम शुरुआती समय में काम करती है। 1931 की जनगणना से हमें ये पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ रहती थी। प्रति एकड़ यहाँ पर 90 लोग रहा करते थे, राइट। जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। औसत की अगर हम बात करें दोस्तों तो न्यू दिल्ली में पर एकरेज में 3 लोग रहते थे। आप विचार कीजिए कि कितना फ़र्क था पुराने शहर और नई दिल्ली में। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सूद योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक विस्तार योजना तैयार की जाती है। लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम को प्लान किया जाता है रॉबर्ट क्लार्क की ओर से। ओके। इसके पीछे सोच यह थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नई तरह के चौराहे बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था।
मोहल्लों के निर्माण के लिए ज़मीन को एक एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया था दोस्तों। इस नई स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। अब देखिए ये जो नया स्थान था, ये जो नई लोकेलिटी थी, इसे क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर की भीड़ से आज़ाद करने में कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी। तो 1912 में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की जो फैसिलिटीज़ थी, ये इन न्यू लोकेलिटीज़ में ये भी काफ़ी पुअर थी, काफ़ी ख़राब थी। तो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज सेट अप इन 1936। और देखा जाए तो दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगहें होने लगी थी। तो इस तरीके की स्थितियां हमें देखने को मिलती है। राइट। हर्बर्ट बेकर इन साउथ अफ्रीका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर्बर्ट बेकर के बारे में बताया गया है, बिकॉज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो कुछ चीज़ें हो रही थी, इसे भी शेयर किया जाता है चैप्टर के आखिरी में। तो यहाँ पर हमें क्या बताते हैं हर्बर्ट बेकर्स के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर 1990 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। यही बेकर की मुलाकात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स से हुई, जिसने बेकर को भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन व यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव पैदा कर दिया। आप इस अध्याय में फिगर 17 देखेंगे, चित्र 17 देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका स्थित प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग इसमें दिखाई गई है, जिसकी रूपरेखा बेकर ने ही तैयार की थी। इस प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प के तत्वों का इस्तेमाल किया गया था, राइट, जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में भी इस्तेमाल किया था। तो बेकर ने दोस्तों नई दिल्ली में भी काम किया था। यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन चित्र 16 में इसमें बताई गई है दोस्तों, इस अध्याय में, की तरह एक पहाड़ी पर स्थित थी। क्या आपने ध्यान दिया कि सत्ता में बैठे लोग नीचे से ऊपर की ओर देखने की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ देखना पसंद करते हैं। यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों को ही शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर ये एक बात कहते हैं दोस्तों कि क्या इस बात को आपने नोट किया, हैव यू नोटिस दैट द पीपल इन पोजीशन ऑफ पावर, जो लोग ऐसे पोजीशन में होते हैं जिस पोजीशन में पावर होती है, वांट टू लुक डाउन ऑन अदर, ये नीचे देखना पसंद करते हैं लोगों की ओर, फ्रॉम अबो रादर देन अपवर्ड देम फ्रॉम बिलो, मतलब नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे ये लोग देखना पसंद करते हैं। द यूनियन बिल्डिंग एंड सेक्रेटरीट वेयर बोथ बिल्ट टू हाउस इंपीरियल ऑफिसेस। यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों को ही शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था। आई होप कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। इस वीडियो में हमने इस पूरे अध्याय पे चर्चा की है, पूरे अध्याय को आपके सामने रखा है, राइट। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।